फिजिकल चेंजेस में लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट करके लिखना। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। Those changes in which no new substances are formed, those changes in which no new substances those changes in which no new substances are formed are called physical changes, are called physical are called physical changes. First point. Second point, some common examples of physical changes are some common examples of physical changes are, first है melting of ice, ब्रैकेट में लिखिएगा टू फॉर्म वाटर, melting of ice to form water. Second, freezing of water, freezing of water to form ice. Freezing of water to form ice. Third लिखें glowing of an electric bulb, glowing of an electric bulb. और फोर्थ लिखें breaking of a glass tumbler, breaking of a glass breaking of a glass tumbler. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस, the physical changes are temporary changes. The physical changes are temporary changes which can be reversed easily to form the original substance, which can be reversed easily, to form the original substance, to form the original substance. To form the original substance. अब देखिएगा फिजिकल चेंजेस को हम समझते हैं आसानी से। फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस, ये भी एक तरीके से रिएक्शंस हैं। ये उस तरीके का एक चेंज हो गया जिसमें किसी भी तरीके का कोई नया केमिकल सब्सटेंस बनता नहीं है ना। नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। those changes in which no new substances are formed are called physical changes. Some common examples of physical changes, melting of ice. तो आप ये देखिए जो आइस है वो बनती किससे? पानी से ही तो बनती है। आइस पिघल गई तो क्या बन गया? पानी बन गया, है ना। तो चाहे आप आइस बोलो, चाहे आप स्टीम बोलो, चाहे आप नॉर्मली वाटर बोलो,
ये तीनों चीजें क्या है, ये वाटर का ही तो फॉर्म है। एक वाटर का सॉलिड फॉर्म है, एक वाटर का लिक्विड फॉर्म है, और एक वाटर का वेपर वाला फॉर्म है। ठीक है भाई, वाटर वेपर क्या है, वो भी तो वाटर है, वाटर इन द वेपर फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर, और स्टीम बोल दो आप उसको। अच्छा, वाटर क्या है, वाटर तो वाटर है ही लिक्विड फॉर्म में। और आइस क्या है, वाटर ही सॉलिड फॉर्म में क्या कहलाता है, आइस कहलाता है। समझ गए? हाँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने पानी लिया, सॉरी मैंने आइस ली, और मैंने आइस का टेम्परेचर बढ़ाकर मैंने उसको पिघला दिया, तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, वो जो आइस थी वही पिघल गई, और जो ओरिजिनल पानी था वो ओरिजिनल पानी मिल गया मेरे को। फ्रीजिंग ऑफ वाटर वाटर जो था वाटर ही है, वाटर का आपने टेम्परेचर डाउन 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 करते चले गए आप। तो जब आपने ज्यादा डाउन कर दिया, तो फिर क्या होगा कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, वो भी फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक ना फिलामेंट लगा रहता है। फिलामेंट का मतलब एक वायर होता है। वो वायर जो है उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब आपको रेसिस्टेंस नहीं पता होगा क्या होता है, उसको छोड़ो आप। रेसिस्टेंस का बेसिकली बस ये काम होता है, करंट को अपने अंदर रोकना, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हम कहते हैं ना कि रेसिस्टेंस कितना है, मतलब आप कितना किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कहीं से भी नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू किसी भी तरीके का कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है ना। अच्छा, अब हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस अच्छा है। तो रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस अच्छा है, आपने इंटरनल ऑर्गन्स तक उस वायरस के या उस बैक्टीरिया के इफेक्ट को पहुंचने से पहले ही रोक दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी रेसिस्ट कर रही है बहुत अच्छी तरीके से उस बैक्टीरिया को या वायरस को। रेसिस्ट करने का मतलब आपकी बॉडी उसके रास्ते को रोक रही है, आपकी बॉडी उसके रास्ते को ब्लॉक कर रही है, उसको आगे नहीं जाने दे रही। ठीक है, बैक्टीरिया को अगर रोक दिया जाए सही टाइम पर, अगर बैक्टीरिया को या वायरस को रोक दिया जाए, तो उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गन्स पर नहीं पहुंचता। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस है, अगर मान लीजिए उसका असर हमारी किडनी तक पहुंच जाता है तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर तक पहुंच जाता है तो लिवर खराब हो जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है तो इवन हार्ट भी खराब हो जाता है। तो इस तरीके के जो इफेक्ट्स हैं उनको रोकता कौन है, हमारी बॉडी, है ना। तो हम ये कहते हैं कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि टू स्टॉप समथिंग। तो हम बल्ब में जो एडिसन ने, थॉमस एडिसन ने जो बल्ब बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें क्या था, उस बल्ब के अंदर ना एक हाई रेसिस्टेंस का वायर लगा दिया था, टू फाइट स्ट्रांगली अगेंस्ट डिजीजेस, यानी कि टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ वायरसेस, टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग अवर बॉडी। दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस आप लोग सुन भी रहे होंगे आजकल न्यूज में कि जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही है उससे बॉडी का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बॉडी का रेसिस्टेंस जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना, इम्यूनिटी, द रेसिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। लेकिन बल्ब के केस में रेसिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ना ऐसा एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट मतलब वायर को ट्विस्टेड फॉर्म में हम फिलामेंट बोल देते हैं, फिलामेंट, FILAMENT। तो ये जो ट्विस्टेड वायर होता है ना, इस ट्विस्टेड वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। इस एलिमेंट का नाम होता है, बेसिकली एलिमेंट भी नहीं, इसको अलॉय बोलते हैं। ये मिक्सचर होता है दो एलिमेंट्स का। तो ये टंगस्टन होता है। टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट को बहुत ज्यादा रोकता है अपने अंदर। बहुत कम करंट होता है जिसको ये आगे फ्लो होने देता है, आगे वायर में सारे करंट को रोक लेता है। करंट को रोकता है तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट बोल देते हैं। तो वो जब करंट को अपने अंदर रोकता है ना, तो करंट की ये टेंडेंसी होती है, करंट क्या होता है दोबारा से समझिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, तो ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसमें, किसी भी वायर में। जो हम बोलते हैं ना, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट है, इस वायर में करंट जा रहा है, जो हम ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ यहाँ तक क्लियर है, बताइए। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्लो करना चाहते हैं।
अब ये टंगस्टन का फिलामेंट है, हमने बल्ब लगा दिया, दो वायर है, हमने उनमें बल्ब लगा दिया, एक होल्डर लगाकर बल्ब को फिक्स कर दिया। तो बल्ब को फिक्स कर दिया तो ये जो टंगस्टन है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि ये करंट के फ्लो को रोकता है। करंट के फ्लो को रोकता है तो अंदर, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की फाइट चलती रहेगी लगातार, वो चाहेंगे कि हमें फ्लो होना है, हमें फ्लो होना है, हमें फ्लो होना है। और जो टंगस्टन है वो कहता है कि नहीं होने दूंगा फ्लो, नहीं होने दूंगा, मैं रोक के रखूंगा, आपको रोक के रखूंगा। तो इनकी फाइट चलती रहती है। वो कहता है कि नहीं, मेरा रेसिस्टेंस हाई है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं नहीं, हमको फ्लो करना है, करना है, करना है। तो इस तरीके से जो उनका कोलिजन होता है, इसको कोलिजन को बोलते हैं टकराव। हमने पढ़ा है ना ये मोमेंटम में, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जैसे गाड़ियां टकरा जाती हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन, टकराना। तो जो इसका रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो नहीं होने देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो होना चाहेंगे। तो जब टकराव होता रहता है, होता रहता है, तो आप किसी भी चीज को टकरा कर देखें। और इसका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी ट्राइबल मैन ने करा था, किसी आदिवासी ने करा था, कि दो पत्थरों को लिया और दो पत्थरों को आपस में टकरा कर देखा तो चिंगारी निकली थी। चिंगारी निकली थी ना, और वहीं से फायर की डिस्कवरी हुई थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि किसने करा था वो। तो बट ही वॉज अ ट्राइबल मैन, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था जिसने डिस्कवरी करी थी फायर की। तो फायर वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, डिस्कवरी बेसिकली। उसके बाद जो इन्वेंशन था, वो इन्वेंशन नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था वो था व्हील। व्हील जानते हैं ना, पहिया। तो वो बहुत बड़ा इन्वेंशन था जिससे लोगों की एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो टाइम है वो टाइम रिड्यूस होने लगा। नहीं तो पहले लोग पैदल चलते थे, या घोड़ों पर जाते थे, या हाथी पर जाते थे, किसी भी मतलब जानवर पर जाते थे। तो खैर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वहां पर भी हमने ये देखा कि कोई दो चीजें जब टकराती हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। यहाँ पर टंगस्टन का जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, उनमें लगातार टकराव होता रहता है। टकराव होने के वजह से क्या होता है कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट है ये धीरे धीरे हीट अप करके और ग्लो करना शुरू कर देता है। मतलब ये जैसे जल रहा हो, जैसे दो पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकलती है, ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और इसकी रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी के टकराने से ये बल्ब ग्लो करने लगता है। अब आपने क्या करा, स्विच ऑफ कर दिया। चलिए, मैं 1 मिनट बेटा वेट करिए। हाँ जी बेटा, बस 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूंगा। ओके सर। हाँ जी। चलिए, तो हम ये देख रहे थे कि उसमें जो रेसिस्टेंस की इसकी प्रॉपर्टी है टंगस्टन के वायर की और इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपस में टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ग्लो करना शुरू कर देता है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि मैंने करंट के फ्लो को रोक दिया, बंद कर दिया। तो जब करंट ने फ्लो करना बंद कर दिया तो क्या होगा, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहे तो इसका रेसिस्टेंस लड़ेगा किससे, इसका रेसिस्टेंस रोकेगा किसको, तो इसका रेसिस्टेंस भी शांत बैठ जाता है। और करंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फ्लो नहीं करते, तो वो भी शांत बैठ जाते हैं। तो कोलिजन खत्म। जब कोलिजन खत्म तो क्या होता है कि वो फाइटिंग भी खत्म, वो फाइटिंग खत्म तो फिर वो ग्लो करना भी बंद कर देता है। तो बल्ब जैसा पहले था वापस वैसा ही हो जाता है। लास्ट में फिजिकल चेंज को ही समझाने के लिए एक लाइन और लिखी है, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड इजीली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनली जब मैं बल्ब को देखता हूं तो ओरिजिनली बल्ब क्या लगता है, जैसे कि ग्लास की एक कोई छोटी सी बॉल हो, ठीक है। लेकिन जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो वही ग्लास की बॉल जो है वो ग्लो करने लगती है, ठीक। लेकिन रहता तो वो बल्ब ही है ना, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन गया कि हमने स्विच ऑन करा और वो बल्ब का फैन बन गया हो या बल्ब की ट्यूबलाइट बन गई हो, ऐसा तो नहीं होता। बल्ब ही रहता है। तो और स्विच ऑफ करने पर जो बल्ब की ओरिजिनल फॉर्म थी वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस भी आ जाता है। तो ये एक चीज हो गई हमारी फिजिकल चेंज, वेयर नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, और प्रोसेस को आसानी से रिवर्स भी करा जा सकता है। अब एक कांच का ग्लास है, ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर। अगर कोई कांच का ग्लास है यानी कि ग्लास टम्बलर है, अगर मान लीजिए वो टूट गया, गलती से हमारे हाथ से छूट गया और वो टूट गया, तो मान लीजिए उसके 8 10 12 15 या 20 टुकड़े हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को किसी भी तरीके से, कोई भी ग्लो, कोई भी जो आपकी ग्लू स्टिक वगैरह कुछ भी होती है,
हम उसकी हेल्प से उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे और हम उसको चिपका सकते हैं, हम उसको चिपका सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी जगह दूसरी तरफ ये देखूं कि कागज है, तो कागज वुड के पल्प का बनता है। हमने क्या करा, हमने कागज को जला दिया। कागज को जलाने पर क्या होगा, कागज को जलाने पर राख बन जाएगी उसकी, वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हम उस चूरे को रिजॉइन करके वापस कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो फिजिकल चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक केमिकल चेंज होगा। और उसमें हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, तो हम ये कहते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो फिजिकल चेंज में ये है कि नया सब्सटेंस बनेगा नहीं, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। कैसे? अगर मैंने किसी कागज को जला दिया तो उसमें से हार्मफुल पॉइजनस गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो एक वो नया सब्सटेंस हो गया। दूसरा कि वो जो कागज था वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो ऐश इज ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस, ऐश मतलब राख बन गई उसकी, ठीक। तो वो नया सब्सटेंस बना और आप किसी भी तरह से ओरिजिनल सब्सटेंस रीगेन नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर में मैं ये कहूंगा भाई एनी हाउ, कांच के टुकड़े तो मेरे पास है ना, मैं उनको किसी भी तरीके से जोड़ के वापस सीधा या टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी वो ग्लास में बना सकता हूँ, लेकिन राख से मैं दोबारा कागज बना लूं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर जी, ओके। कटिंग डाउन ऑफ पेपर भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा ना? दोबारा बोलो क्या? सर कटिंग ऑफ पेपर। कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, क्योंकि आपने पेपर को 5 या 6 या 10 या 20 टुकड़े कर दिए, फिर आप उसको कैसे भी चिपका के वापस कागज बना सकते हो, तो वो तो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है। यस। चलिए, तो अगला नोट करेंगे हम केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस, इसमें है दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, those changes in which new substances are formed, those changes in which new substances are formed are called chemical changes. New substances are formed are called chemical changes. Are called chemical changes. इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिखेंगे। Some some common examples of chemical changes are first है burning of a magnesium wire, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम वायर फर्स्ट है। सेकंड है बर्निंग ऑफ पेपर,
थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, ripening of fruits, ripening of fruits, और फिफ्थ है कुकिंग ऑफ फूड। फिफ्थ है कुकिंग ऑफ फूड। इसके बाद लिखें द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस which are usually irreversible. Chemical changes are permanent changes which are usually irreversible. Chemical changes are permanent changes which are usually irreversible. ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखो कि केमिकल चेंजेस जो हैं उसमें क्या है, those substances in which new substances are formed are called chemical changes, जिसमें नए substances बन जाते हैं। इनके एग्जांपल पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम का जो वायर होता है जब हम उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये आप सोचें कि कोई भी चीज ऐसी हो कि मैं कैसे बता पा रहा हूं तो आप भी बता पाओगे उस चीज को, बड़ा आसान है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने जला दिया। हम किसी भी चीज को जलाते हैं ना तो वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती। किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब ही ये है कि हम उसको जला रहे हैं। यह याद रहना चाहिए हमेशा सब बच्चों को। जलाने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन को ऐड कर देना। भाई एक चीज हम जो सीधा देखते हैं, जो हमने फिजिकली देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो ये है कि भाई हमको क्या करना है, हमको किसी भी चीज को जलाना है तो हमने माचिस जलाई और उसको आग लगा दी, ठीक है ना। तो ये जो माचिस का जलना है, माचिस का जलना है, उसमें क्या है कि माचिस की जो स्टिक है, मैच स्टिक जो है, उसमें आग लगी और फिर उस आग को आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और चीज में। मान लीजिए कोई बड़ा सा लकड़ी का कोई मतलब हीप रखा हुआ, जैसे होली, होली का दहन होता है तो वो लकड़ी का पूरा वो बना देते हैं, ढेर लगा देते हैं पूरा, और फिर माचिस से उसको जलाकर उसको जला देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पहले माचिस को जलाया, मैच स्टिक इतनी छोटी सी, हमने एक मैच स्टिक को जलाया और उसकी जो आग थी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया वहां पर। तो वो पूरा बड़ा जो वो हीप था होली का दहन वाला, वो पूरा जलना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसा होता है। अब आप ये देखिएगा वो माचिस कैसे जली, उस माचिस में कहाँ से आग आ गई, आपने हल्का सा उसको घिसा और उसमें आग आ गई। तो क्या है कि माचिस की जो टिप होती है उस पर फास्फोरस लगा रहता है, और जो स्ट्रिप होती है मैच बॉक्स की उस पर भी फास्फोरस लगा रहता है। फास्फोरस जब फास्फोरस से टकराता है तो चिंगारी उठती है, और वो चिंगारी आग में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब उसको एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन मिलती है। आप अगर वैक्यूम में जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर आप माचिस को करते रहो करते रहो करते रहो, वो जलेगी नहीं कभी भी, वो कभी नहीं जलेगी। समझ रहे हैं। आप पानी के अंदर माचिस को डाल दो, अपना हाथ भी पानी के अंदर डाल दो, करते रहो, वो नहीं जलेगी। क्यों? उसको एटमॉस्फेयर से, एयर से ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी वो जलेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद उसको आप जलाना चाहते हैं, आपने पानी में अपना हाथ डाल दिया और पानी में आपने मैच बॉक्स और मैच स्टिक ले लिया, आप जलाते रहे, वो नहीं जली। आप उसको फिर जलाना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी तरह से उसको सनलाइट में रखकर या कहीं भी ऐसी जगह रखकर आपको टेम्परेचर बढ़ाकर उसका जितना भी वाटर जो वो एब्जॉर्ब कर चुका है, हमारा कोई कपड़ा गीला हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, उस कपड़े ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो जब तक वो इवेपोरेट होकर सारा पानी निकल नहीं जाता तब तक वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और जैसे ही मैच बॉक्स और मैच स्टिक डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बिना नहीं लगती आग कहीं पर भी। तो कार्बन को, कार्बन क्या है, जो वुड है, वुड भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो कार्बन को जब हम जलाते हैं तो हम बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कैसे?
क्योंकि कार्बन को जलाने का मतलब ही क्या है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन करा दिया। मैग्नीशियम को जलाने का मतलब क्या, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, मैग्नीशियम का कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन का कराया तो कार्बन ऑक्साइड, कॉपर को जलाया तो कॉपर ऑक्साइड, आयरन को जलाया तो आयरन ऑक्साइड। तो जिस चीज को जलाओगे उसका ऑक्साइड बन जाएगा, बस। समझ रहे हैं? जिस चीज को हम बर्न करेंगे उसका ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि बर्निंग हैपन्स ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दुनिया में कोई दूसरी और गैस ऐसी नहीं है जो जलाती हो, केवल और केवल ऑक्सीजन जलाती है। दुनिया में कोई दूसरी गैस ऐसी नहीं है जो बुझाती हो, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस को बुझाती है। कैंडल जलाते हैं ना, उसको बुझाते कैसे हैं? फूंक मार के। फूंक कैसे लगती है? क्योंकि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है डायरेक्ट। ठीक है। आप क्या करते हैं, कई बार आपको लगता है कि नहीं मेरे को फूंक नहीं मारनी है, मेरे को बिना फूंक के उसको बुझाना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपना हाथ ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने आसपास की जो हवा है, आपने उस आसपास की हवा को थोड़ा तेज कर दिया, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाकर, तो कैंडल बुझ जाती है। ठीक है। तो आसपास की हवा में क्योंकि ऑक्सीजन भी है, आसपास की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसका मिक्सचर है। तो इस वजह से आपने जब उसको ऐसे 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 थोड़ा सा करा, तो जहां कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, एकदम तो नहीं बुझती ना कि आपने यूं करा एकदम बुझ गई, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे करते हैं तो वो बुझ जाती है। तो जैसे जैसे आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड उसमें तेजी से लगती है वो बुझ जाती है। ठीक है। और हम इसी प्रोसेस को बर्निंग बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को हम कंबस्शन बोल देते हैं। तो बर्निंग हो, कंबस्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, समझ लेना ऑक्सीजन के बिना नहीं पॉसिबल है। समझ गए सभी बच्चों को? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. बर्न जब कोई चीज हो जाती है तो उसका रिवर्स होना इम्पॉसिबल हो जाता है, वो चीज वापस नहीं मिल सकती वैसी। तो जब मैग्नीशियम जल गया तो वापस मैग्नीशियम पाना मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। कागज जल गया तो कागज का पाउडर बन गया, ऐश बन गई, बाकी सब धुआं बनकर निकल गया, तो वो भी वापस नहीं मिल सकता। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जो है पहले जरा सा होता है, छोटा सा, है ना, कच्चा होता है, फिर धीरे 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 वो ग्रो करता है और पक जाता है। तो क्या पके हुए फ्रूट को वापस कच्चा किया जा सकता है? नहीं करा जा सकता। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, हमने सोचो कि आपने लौकी की सब्जी बनानी है, तो आपने लौकी को लिया, लौकी को काट दिया, काट कर उसको उसमें डाला फ्राइंग पैन में, और जो भी मसाला वगैरह डालना था वो डाला। ठीक। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसको वापस से आप लौकी बना दो, वो नहीं बन पाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल। ये चेंज परमानेंट चेंजेस होते हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, Sir, ठीक है। rotting of fruits भी chemical change है. दोबारा बोलो, क्या चीज? Sir, rotting of fruits. हाँ, रोटिंग ऑफ फ्रूट्स भी केमिकल चेंज है। उसको जो भी फ्रूट खराब हो गया है, सड़ गया है, तो उसको ठीक नहीं करा जा सकता ना। और सर आपने जो लास्ट पॉइंट लिखे केमिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल, तो सर आपने यूजुअली लिखा, यानी कि कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं. कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि अभी अभी ना मैंने एक एग्जांपल लिया था, और इसमें ना मैंने शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्योंकि बॉइलिंग ऑफ वाटर ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अगर मैं बॉइलिंग ऑफ वाटर लिखता तो शायद ये यूजुअली वाली चीज भी समझ में आ जाती। देखिए बताते हैं कैसे। मैं थोड़ा सा उसको सिंपल ही रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया नहीं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर को ना कई लोग क्या बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज है, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो है ये फिजिकल चेंज है। ठीक है भाई, अगर ये केमिकल चेंज है तो फिर तो जो पानी उबल गया, जो बॉईल हो गया, उसको वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया, हमने कंटेनर में पानी लिया, उसको हमने बॉईल करना शुरू करा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर उसके वेपर्स बन गए। वेपर्स बनने के बाद वो एटमॉस्फेयर में गायब हो गया, एटमॉस्फेयर में उड़ गया, इवेपोरेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो क्या वो जो एटमॉस्फेयर में उड़ गया है, क्या उन छोटी 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 जो वाटर वेपर्स की जो बूंदे हैं, क्या उनको इकट्ठा करके वापस पानी बनाया जा सकता है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई ये तो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि मैंने पानी को उबाला और पानी जो है वो हवा में उड़ गया। लेकिन तभी दिमाग में आता है भाई प्रेशर कुकर नाम की भी एक चीज होती है। आपने तो एक कंटेनर में रख दिया, मैं तो प्रेशर कुकर में रखूंगा उसको। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में जब मैं चाहता हूँ ना, जब मैं चाहता हूँ
तब वो स्टीम बन के उड़ेगा, नहीं तो वो सारा का सारा वापस वहीं प्रेशर कुकर में गिर जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर का प्रोसेस देखा जाए तो प्रेशर प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है वो पानी खत्म हो जाता है, पानी नहीं रहता उसके अंदर। क्या होता है, सारी की सारी स्टीम बन जाती है, और फिर जो वो स्टीम है वो स्टीम ही फूड को पकाती है। वो जो स्टीम है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कुकर, सोचिए कि हम प्रेशर कुकर के अंदर है, ठीक है, वैसे तो सोचना बड़ा खतरनाक है ये, लेकिन चलो सोच लेते हैं कि हम प्रेशर कुकर के अंदर हैं, हम देख पा रहे हैं उसको। कोई कांच का प्रेशर कुकर है, कोई ट्रांसपेरेंट प्रेशर कुकर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी बड़ी तेजी से, उसमें कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी पड़ी हुई है, और पानी बड़ी तेजी से उबल रहा है उसका, 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पर पहुंच गया तो वो तो सारा का सारा उड़ जाना चाहिए था, 100 पर ही सारा इवेपोरेट हो जाता है। हमने क्या कर रखा है, हमने एक सील्ड लिड लगा रखी है ऊपर, रबर की, जो जिसको गैस्केट बोल देते हैं, तो उसने उसको सील कर रखा है, उसने उसको इवेपोरेट होने से रोक रखा है। कैसे, वो सारा का सारा स्टीम ऊपर उड़ता है उड़ता है उड़ता है, ऊपर उसकी जो रूफ है, प्रेशर कुकर की जो रूफ है उससे टकराता है, फिर वापस आता है, फिर उड़ता है, फिर टकराता है, फिर वापस आता है, फिर उड़ता है, फिर टकराता है, फिर वापस आता है। तो इन दिस प्रोसेस स्टीम कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इनसाइड द प्रेशर कुकर। वो प्रेशर कुकर के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, और फिर वो क्या करती है, वो चावल अगर है अंदर तो चावलों को पकाती है, इसीलिए हम बोल देते हैं स्टीम्ड राइस, ठीक है। आप मोमोज बना रहे हैं तो मोमोज को पकाती है, हम बोल देते हैं स्टीम्ड मोमोज, ठीक है। ये सब चीजें सुना है ना, ये सब सब कुछ। तो आप ये देखिएगा कि उसमें एक लेवल ऐसा हो जाता है, ऐसा लेवल हो जाता है कि स्टीम को निकलने का मतलब ये है कि अब मेरे को निकलना ही निकलना है। तो स्टीम बड़ी से बड़ी चीज को भी फिर पुश करने की ताकत रखती है। आपने सुना होगा स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन बहुत बड़ी ट्रेन को चला देता है। तो प्रेशर कुकर तो चीज ही क्या है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी विसल लगी रहती है, वो विसल को स्टीम अपनी ताकत से उस विसल को उठाती है। विसल को जैसे ही उठाती है तो जब वो ऊपर उठती है तो जो उसकी नोजल होती है वो प्रेशर कुकर की नोजल को ओवरलैप कर जाती है, और वहां से फिर स्टीम बाहर निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेशर कुकर की सीटी बज गई। सुना है ना, उसकी सीटी बज गई। सीटी बजने का मतलब क्या है कि उसकी स्टीम, जो एक्स्ट्रा स्टीम थी, वो निकल गई बाहर। तो हम ये बोलते हैं कि अगर प्रेशर कुकर को हम अगर स्टीम को बाहर ना निकलने दें तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। अगर हम स्टीम को बाहर ना निकलने दें तो सारा का सारा पानी अंदर ही है ना, तो स्टीम बनी, बन के ऊपर रूफ से, प्रेशर कुकर की रूफ से टकराई, और वापस वापस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। वापस वापस जब नीचे आई तो वाटर बनकर आई, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने बोला कि प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर की हमने जो ऊपर जो विसल है उसकी, उसको पूरी को उठा दिया ऊपर, तो जितना भी था वो सारी स्टीम इवेपोरेट हो गई। अब ले आओ ढूंढ के, कहाँ से लेकर आओगे, वो तो गई, खत्म हुआ, पानी गया एटमॉस्फेयर में। कौन सा एटमॉस्फेयर के किस कोने में दुबक कर बैठा है आपको क्या पता। तो फिर क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि केमिकल चेंजेस और परमानेंट चेंजेस विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल। यूजुअली तो इरिवर्सिबल है, लेकिन जैसे ये एग्जांपल लिया हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर का, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में हम ये कह सकते हैं कि भाई उसको वापस से इकट्ठा भी करा जा सकता है। समझ गए, यस सर। समझ गए उसको, मतलब हम कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो। अगर हमने विसल ऊपर उठा दी है पूरी तो वो केमिकल चेंज हो गया, यानी कि इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने विसल को दबाए रखा, हमने स्टीम को नहीं निकलने दिया, और फिर हमने गैस को बंद कर दिया, यानी कि हमने आग जो लगी हुई थी उसको बुझा दिया, तो फिर क्या होगा कि वो जो स्टीम, वो जो केमिकल चेंज हो सकता था वो केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो कन्वर्ट होकर फिजिकल चेंज में कन्वर्ट हो गया, मतलब वापस ओरिजिनल चीज हमारी मिल गई, मतलब वो रिवर्सिबल हो गया। तो कोई एक दो ही एग्जांपल है जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, नहीं तो केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। बस एक दो एग्जांपल है, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल हो गया, तो यही एक दो एग्जांपल्स हैं, बाकी नहीं। समझ गए कि नहीं। यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो है ये सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है टॉपिक। तो इसमें बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना होगा, लेकिन मैं हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके कुछ डायग्राम्स बनवाऊंगा, उससे आप समझेंगे। जैसे मिक्सचर होते हैं, अलग अलग तरीके के मिक्सचर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो तरीके के सॉलिड हैं, उनको हमने मिक्स कर दिया। कोई दो सॉलिड्स हैं उनको हमने मिक्स कर दिया, उनको हमको सेपरेट करना है। कैसे करेंगे,
कैसे करेंगे? अलग अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं उनको सेपरेट करने के। ठीक है, हमें ये लगता है कि हमने दूध लिया और वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? पानी में किसी भी चीज को घोलो घुल जाती है ज्यादातर आसानी से। रेत को छोड़ दो, रेत तो नहीं घुलता, मिट्टी नहीं घुलती, मक्खन नहीं घुलता, ऑयल नहीं घुलता, ये जितनी भी चीजें हैं ये ऑयल में नहीं घुलती, लेकिन ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं उसको। हाँ, डेटॉल। अच्छा, पेट्रोल। हाँ हाँ, पेट्रोल भी नहीं घुलता। पेट्रोल में लास्ट में क्या आता है? ओएल। पेट्रोल की जो स्पेलिंग है लास्ट में ओ एल आता है। लोग शराब पीते हैं ना, शराब, एल्कोहल आता है उसमें लास्ट में ओ एल। तो एल्कोहल, अगर कोई कहता है कि भाई वो तो एल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है ना, तो ये कहना एक तरह से गलत है। ये कहना एक तरह से गलत है कि एल्कोहल कंजम्पशन का मतलब ये है कि एल्कोहल एक्चुअली एक कैटेगरी हो गई। एल्कोहल एक कैटेगरी हो गई। उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एल्कोहल में जितनी भी दुनिया में चीजें जिनके लास्ट में ओ एल आता है वो सारी की सारी अल्कोहल है। पेट्रोल भी तो अल्कोहल है, तो कोई पेट्रोल थोड़ी पीता है? नहीं पीता ना कोई पेट्रोल। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल की कैटेगरीज होती हैं और ये होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ये चीज जो है हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनती है, पेट्रोल। तो हम ये बोलते हैं कि लोग जो बैठकर शराब पीते हैं, बैठिए, लोग जो बैठकर शराब पीते हैं तो वो किस तरह से पिएंगे? भाई शराब लेंगे और शराब में पानी मिला लेंगे फिर पी जाएंगे, शराब में कोल्ड ड्रिंक मिला लेंगे और फिर पी जाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने एक ग्लास में शराब ली, विस्की वगैरह या कुछ भी लिया, उसने पीने जो पीते हैं लोग वो चीज ली, उसको लेकर उन्होंने उसमें पानी मिला दिया। अब पानी मिलाने के बाद में क्या पानी को और विस्की को क्या सेपरेट किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन सेपरेट किया जा सकता है, और वो चीज आपके सिलेबस में है और वो आपको पढ़ना है। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा कि फर्जी बता रहा हूँ ये चीज, ये आपके सिलेबस में। ये अल्कोहल को और वाटर को जो लोग यूज करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या अल्कोहल सिर्फ पीने के काम आती है? नहीं। आपने सुना होगा या पता नहीं आपने पढ़ा नहीं होगा, न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं होंगे, कि गवर्नमेंट अलाउज मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। इथेनॉल आपने सुना है? गवर्नमेंट ने, क्योंकि पेट्रोल जो है, पेट्रोल एक, देखिए दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं दुनिया में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल ऐसे है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम बना सकते हैं। पेट्रोल को हम बना नहीं सकते। जो खत्म हो गया ना पेट्रोल, वो खत्म हो गया, वो बनेगा नहीं, है ना। आप ये सोचें तो इसीलिए ये कहा जाता है कि धीरे 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 पूरे वर्ल्ड का पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब खत्म होता जा रहा है। तो हमको कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हमें पेट्रोल पर ही रिलाई करना है। अच्छा, अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल को हमने बर्न करा कैसे? अपने इंजन में डालते हैं, गाड़ियों के इंजन में डालते हैं, वो जलता है ना, तो हम उसको यूज करते हैं। तो अब ये कहा जाता है कि भाई हर एक जो लिक्विड होता है, हर एक लिक्विड की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वाटर बोलता हूँ तो वाटर 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 वाटर, एवापोरेशन की बात है तो वाटर 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 पढ़ पढ़ के बोर हो गए सर, कुछ और भी पढ़ा दो। वाटर को इवेपोरेट कराते रहोगे, दूध भी तो इवेपोरेट होता होगा, पेट्रोल भी तो इवेपोरेट होता होगा, एल्कोहल भी तो होती होगी। हाँ जी, ये सारी चीजें होती हैं हमारे सिलेबस में। एक तो वाटर का इवेपोरेशन है और दूसरा विस्की यानी कि अल्कोहल का इवेपोरेशन हमारे सिलेबस में है। इन दोनों के इवेपोरेशन को कंपेयर करा जाता है। कैसे? हम ये कहते हैं कि वाटर का इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस के पार होते ही टेम्परेचर वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का इवेपोरेशन थोड़ा कम है, 70 डिग्री सेल्सियस पर ही इवेपोरेट हो जाती है अल्कोहल। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसा प्रोसेस कर दिया जाए कि 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब पहुंचेगा, वाटर को और अल्कोहल को किसी ने मिक्स कर रखा है। ठीक है, कोई शराबी है, वो शराब पीने बैठा, उसने ग्लास में शराब बना दिया। तभी आ गया कोई 9th क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट, उसने एक्सपेरिमेंट कर रखा था कि अल्कोहल को और वाटर को सेपरेट कैसे किया जाता है। अभी वो कहीं चला गया, उसने सोचा मैं आकर बैठूंगा, ये मेरा ग्लास बना रखा है, मेरे को शराब पीनी है। ठीक है, तो उसने वहां पर क्या करा, वो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले आया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि उसमें आप
थर्मोमीटर लगा रहता है और आप नीचे से बर्नर ऑन कर देते हैं और उस बर्नर के ऊपर आप शराब के उस गिलास को रख देंगे। आपने वो रख दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 80, बस इतना ही जाएगा। टेम्परेचर इस तरह से सेट कर रखा है थर्मोमीटर को, वो 80 या मैक्सिमम 85 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब जब वो 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ही नहीं तो वाटर तो इवेपोरेट होगा नहीं, लेकिन अल्कोहल सारी इवेपोरेट, और अल्कोहल जो इवेपोरेट होगी उसको आपने कंडेंस करने के लिए एक सेपरेट पाइप लगा रखा है, तो वो जितनी भी अल्कोहल थी वो इवेपोरेट होती रही होती रही होती रही होती रही, 1 या 2 मिनट के अंदर वो इवेपोरेट होकर दूसरे ग्लास में इकट्ठी हो गई। अब विस्की अलग है और वाटर अलग है। ठीक है, और बंदा आता है और आप कहते हो देखो जी जादू। ठीक है, आपने तो मिक्स करा था, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब उसका दिमाग घूम गया कि ये क्या करा है वो इसने। ठीक, तो है ना ये वाला चीज इंटरेस्टिंग। तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, लगभग 8-10 एक्सपेरिमेंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल कि सॉल्ट का और सैंड का मिक्सचर है, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है, कैसे करोगे अलग। नमक है और पानी है, रेत है, नमक व्हाइट कलर का है और रेत ग्रे कलर का है। आप कहोगे जी मैं तो ना उसको फैला दूंगा सारे में और एक एक तिनका कर करके उठाऊंगा उसका, पागल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं, क्या करा जाए। सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, फिर आया एक 9th क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट, उसके दिमाग में आया कि भाई मैंने एक चीज पढ़ी थी, इवेपोरेशन नाम की एक चिड़िया थी, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बंदा तो बैठकर अलग अलग करता जा रहा था, उसको सेपरेट कर रहा था, तिनके तिनके छांट छांट कर। वो सोचता है ये बच्चा आया पागल, ये क्या मेरे को सिखाएगा। उस बच्चे ने क्या करा, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें पानी भर लिया, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें किसी तरीके का कोई सॉल्ट मिक्स नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर जो हमारे आरओ से निकलता है। उसने लिया उस पूरे को, सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को, इतना सारा सॉल्ट और सैंड मिक्स था, पानी के अंदर डाल दिया। अब उसने हंसना शुरू कर दिया, अरे देखो पागल, सेपरेट करने से तो क्या उल्टा है इसको ना, और इसने रायता फैला दिया इसका पानी में मिलाकर। चलिए जी, पानी में मिलाया, बच्चा तो स्मार्ट था, बच्चे ने क्या करा, उस कंटेनर को उठाकर डाल दिया एक उस पर, गैस पर रख दिया उसको, और गैस पर रखकर उसने, मतलब कौन से बर्नर पर रखा, जिस बर्नर में जो भी चीज स्टीम जो होती है उस स्टीम को कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है। भाई ऊपर आपने एक डोम टाइप होता है, डोम की शेप का, मैं फिगर बनाकर बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ एक आपको ना इंट्रो दे रहा हूँ उसका, कि ये आगे वाले टॉपिक्स हैं कितने इंटरेस्टिंग। तो ऊपर डोम शेप्ड जो फनल है वो लगा हुआ है, मतलब इन्वर्टेड फनल, उल्टा फनल। तो वो उल्टा फनल जितना भी स्टीम जाएगा, वो स्टीम को, इतना बड़ा शेप है तो वहां से स्टीम सारा कलेक्ट होकर आगे छोटे पाइप में जाकर और एक जगह अलग इकट्ठा होता चला जाएगा। आपने इवेपोरेशन करना शुरू करा तो प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट की और पानी की। उस बच्चे ने क्या करा, लग गया अच्छे तरीके से घोलने लग गया, उसको पूरी तरीके से घोलता चला गया, घोलता चला गया, घोलता गया घोलता गया घोलता गया। क्या सॉल्ट पानी में घुल जाएगा, घुल जाएगा। तो यस सर। सॉल्ट तो पानी में घुल गया, सैंड कहाँ गया, लगा रहा सैंड तो घुलेगा ही नहीं। तो सैंड थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो छन्नी होती है ना, छन्नी जिसको फिल्टर पेपर हम बोलते हैं, वो फिल्टर पेपर में उसको डालेगा। फिल्टर पेपर में जैसे ही डालेगा तो सैंड तो फिल्टर पेपर पर आ गया, और सारा वाटर नहीं, सारा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सारा का सारा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन अलग कंटेनर में आ गया। ठीक है, अब उसने क्या करा, उस छन्नी को लेकर सॉल्ट को तो रख दिया अलग। ठीक है, अब जो वो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन आया, अब उसको इवेपोरेशन वाले प्रोसेस में लगा दिया। इवेपोरेशन वाले प्रोसेस में लगाया तो पानी तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होते 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 वो कलेक्टिंग फनल में जाके पानी अलग इकट्ठा हो जाएगा। कंटेनर में क्या बचेगा, व्हाइट पाउडर, सॉल्ट। ठीक है, और वो बेचारा देखता रह जाएगा, यार ये बच्चा तो बड़ा चालाक निकला, इसने तो सैंड अलग कर दिया और सॉल्ट अलग कर दिया। है ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस, है ना। 2-4 बहुत आसान भी हैं, जैसे कि पाउडर है आयरन का और पाउडर है सल्फर का, सल्फर और आयरन का मिक्सचर, उसको कैसे सेपरेट करा जा सकता है, ये तो बच्चों वाला खेल है, मैग्नेट घुमा दो। बिल्कुल 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 सही। उसमें क्या करना है, मैग्नेट घुमा देना है, तो मैग्नेट घुमा देंगे तो क्या होगा, ये जितना भी लोहे का जो पीसेस है जिसको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन पाउडर, वो सारा मैग्नेट में चिपक जाएगा, और जितना भी हमारा सल्फर है वो सल्फर वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में यही वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल अगर परसों में पॉसिबल नहीं हो पाया ना क्लास लेना, तो मैं कल आपकी क्लास रखूंगा, और कल यही टाइम रखेंगे 2 बजे का। ठीक है, और मंडे का ऑफ रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर ओके आज सर। इतने करते हैं। और हाँ, 12, 13 और 14
क्लास में सबसे पहले ये टेबल सुनूंगा, और बच्चे आप लोग सभी ऑनलाइन वाले भी प्रिपेयर रहें कि आपकी पहले वीडियो ऑन करवाऊंगा, पहले टेबल सुनूंगा आपसे 12, 13 और 14, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू Thank you, सर। Thank you, Okay. sir. ओके।